बाजार के जाने माने दिग्गज और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के माहिर संदीप टंडन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मार्च एंडिंग है, ये फाइनेंशियल ईयर तो बीत गया। जरा सर बैकग्राउंड में जाके फ्लैशबैक में, मतलब 1 अप्रैल 2022 को जैसा सोचा था वैसा ही निकला या कुछ ज्यादा उठापटक हो गई? तो अनिल जी, मैं आपको एक चीज को वापस रिमाइंड कराना चाहूंगा। हम लोगों ने 2017 में बोला था कि 2018 से 2023 जो हमारे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थीसिस है उसके हिसाब से कि मार्केट एक वॉलेटाइल फेज में रहेगा। ये 5 साल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट, खाली हम इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे और हम कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलिटी रहेगी। तो 2000 आप जैसे देखें 2023 में आते आते आपने देखा लास्ट 4-5 साल कितना मार्केट में गड़बड़ रहा है। ओके, अब 2023 है वो हम लोगों को लगता है कि ये वॉलिटी एक्सपेंशन का पीक ईयर है। ओके, और जब कोई साइकिल का एक्सपेंशन होता है और पीक ईयर में आता है तो उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट आएगा। तो 2023 अगर 2022 से भी हम कंपेयर करें तो उससे ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। ओके, नाउ इसको दो तरीके से देखना चाहिए कि वॉलिटी को बहुत लोग नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि अगर बाजार वॉलेटाइल है तो हम 20% ऊपर ले लेंगे, जल्दी क्या है लेने की। वॉलिटी को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, हमारा जो पूरा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का थीसिस है या जिस तरह से हम लोग बिहेवियर थीसिस को बात करते हैं, तो अगर हमको एक एनवायरनमेंट समझ में आ जाए कि इस तरह का एनवायरनमेंट अगर है और रहने वाला है तो आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। अनिल, ये पूरा देखिए हमारा जो भी मार्केट का जो भी थीसिस है वो सब तो पूरा बिहेवियर है ना, ह्यूमन साइक पे डिपेंड करता है। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो आपको एक मेंटल पीस ज्यादा रहेगा बजाय अपने को बहुत ज्यादा घबराहट होने से। तो वॉलिटी रहने वाली है, उस वॉलिटी को कैसे अपने फेवर में प्ले आउट करें, ये चीज हमें सीखनी चाहिए रादर देन कि हम उससे बहुत ज्यादा घबराएं। बिल्कुल ठीक बात है, ये बेहद इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई। अब सर नए फाइनेंशियल ईयर को लेकर थोड़ा आउटलुक बताएं, पहले ग्लोबल मार्केट्स का। तो देखिए, दो चीजें मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोलूंगा कि 2023 अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, ग्लोबली है तो कैलेंडर ईयर होता है, तो कैलेंडर ईयर पहला पॉइंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉलिटी रहेगा और ये वॉलेटाइल ईयर का पीक आउट इधर होगा। ओके, इसके दो इंटरप्रिटेशन, अगर हम इसको आगे थोड़ा सा लेके जाएं कि बाजार में देखें कि बाजार में रिस्क एपेटाइट कैसा है। ओके, तो जैसे इंडिया में रिस्क एपेटाइट थोड़ा डिक्लाइन हुआ जनवरी में और ग्लोबल मार्केट आते आते फरवरी में रिस्क एपेटाइट काफी अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। ओके, उसके कारण आपको देखिए ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर बिल्ड रहा है। अगर आप इसको हम तीसरे एंगल से, जो हम लिक्विडिटी की बात करते हैं कि लिक्विडिटी एनालिटिक्स के एंगल से देखते हैं, तो लिक्विडिटी क्या सिचुएशन है, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज खुल के आती है। जो हमारा टाइटनिंग का साइकिल थी, जिसको लोग बाजार में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात कर रहे हैं, जो फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। ओके, और वो नवंबर 2022 आते आते पीक आउट हो गया है। लास्ट 2-2.5 महीने में लिक्विडिटी ईज आउट होना स्टार्ट हो गया है। चाइना ने सबसे बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है ग्लोबली इस समय, और जो साइकिल है वो पीक आउट हो गई। इसका मतलब लिक्विडिटी एनालिटिक्स के अगर हम डेटा देखें या उसके टूल्स को इंटरप्रेट करें तो ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तो ये गुड न्यूज है इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ग्लोबली। ओके, बट हम उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो लिक्विडिटी जो साइकिल है और जिस तरह के उसके एनालिटिक्स टूल, उसका इंपैक्ट आते आते कभी कभी 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर का भी सिनेरियो लगता है। ओके, तो ये मान के चलना चाहिए कि अगर हमारा रिस्क एपेटाइट खराब हो रहा है तो विच इज नेगेटिव, बट लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही विच इज पॉजिटिव। ओके, नाउ हमको ये भी देखना चाहिए कि रिस्क एपेटाइट क्या हम एकदम कोलैप्स हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि डिक्लाइन फेज पे जरूर है। और अगर 1 क्वार्टर लगता है, अगर हम अगर एक थियोरिटिकली भी ले लें कि हमको 1 क्वार्टर का सिनेरियो देना चाहिए, तो 1 क्वार्टर का बाजार में जिसको हम बोलेंगे करेक्शन कंसोलिडेशन फेज रहेगा ग्लोबली। उस फेज को हमें प्ले आउट करना चाहिए अपने फेवर में कि अगर एक क्लैरिटी आ जाती है कि अगला 1 क्वार्टर भी इस तरह से मार्केट जा सकता है। ओके, तो इंडिया तो बाय ऑन डिप्स है, इंडिया का आउटलुक बहुत कंस्ट्रक्टिव है। तो लॉन्ग टर्म थीसिस में अभी काफी लोग इस चीज को बोलते हैं कि अगर ये है तो मैं एक बार बेच देता हूं, मैं नीचे ले लूंगा। उतना टाइमिंग करना इतना आसान नहीं होता है। तो हम लोग मैक्रो का डेटा देखें तो एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से इंडिया बहुत कंस्ट्रक्टिव है, मीडियम टर्म में भी इंडिया कंस्ट्रक्टिव है, बाय ऑन डिप है। खाली जो चैलेंज है अपना नियर टर्म में, अगर 1 क्वार्टर का हम पर्सपेक्टिव देखें ग्लोबली
तो यहाँ कहीं करेक्शन कंसोलिडेशन दिखता है, और इसमें भी हम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे। काफी सेक्टर ऑलरेडी बॉटमिंग साइंस की तरफ आ चुके हैं, कुछ में अर्ली स्टेज का कंसोलिडेशन दिखता है। तो इस तरह से इसको अगर हम प्ले आउट करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ज्यादा हितकर होगा। तो ये पूरा का पूरा रुझान है आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरफ से। अब आइए सर, कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन जो फंड्स की तरफ से होता दिख रहा है। वैसे तो लोकल फंड्स के पास पैसा अभी तक आ रहा है, लगा भी रहे, लेकिन एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस भी देखें तो लोएस्ट लेवल पर चल रही है, बिकवाली भी लगातार है। बताएं सर, क्या व्यू है उनकी तरफ से और क्या उम्मीद करें कि फिर से खरीदारी लौटेगी? देखिए अनिल जी, जो तरह का हम लोग डेरिवेटिव डेटा मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रैक करते हैं कि इसमें फ्यूचर हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन है, वो सब सही है अपनी जगह। लेकिन हमको एक जगह और भी समझ में आना चाहिए कि मार्केट दो तरीके से चलता है। मार्केट में डेरिवेटिव्स का एक लीड इंडिकेटर हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट एक साल के अंदर हम देखें तो ओवरऑल जो एक्शन है वो कैश मार्केट में है। जो पैसिव फंड की सेलिंग है वो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, तो आपके डेरिवेटिव मार्केट का जो रेलेवेंस होता है डेटा देखने का वो कम हो जाता है। ओके, वो बैकग्राउंड में हमको समझ में आना चाहिए। आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। जैसे क्रिप्टो करेंसी को हम लोग पहले रिस्क एपेटाइट का एक डेटा देखते थे, लेकिन एक लार्ज वॉल्यूम होता था, ग्लोबल वेल्थ का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसीज की तरफ रहता था। ओके, लास्ट 6 महीने में 8 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे क्रिप्टो का ओवरऑल वॉल्यूम वैल्यू टर्म्स में ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। इसका मतलब है क्रिप्टो का रेलेवेंस ग्लोबल मार्केट के लिए काफी कम हो गया है। उसी बैकग्राउंड में हम अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ओवरऑल डेरिवेटिव एक्टिविटीज ही कम हो गई हैं, कि लिवरेज पोजीशन बहुत कम है, तो उससे बहुत ज्यादा आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर हमें यह समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बात करी कि ग्लोबल रिस्क एपेटाइट कोलैप्स हुआ है या लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, तो जो पैसिव फंड की सेलिंग है वो भी मुझे लगता है कि एक क्वार्टर में एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी ग्लोबली इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आते आते एक क्वार्टर का समय जाता है। तो हमें पूरा फोकस रखना चाहिए इस मार्केट को समझने के लिए कि एफआईएस का कैश मार्केट में क्या सेलिंग है और किस तरह का प्रेशर है वहां पे। वो बैकग्राउंड, जैसे देखिए नवंबर ऑनवर्ड्स कि इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा था इमर्जिंग मार्केट में, वह चाइना का आउट परफॉर्मेंस आया, बिकॉज चाइना के डेटा पॉइंट एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो गए थे, तो काफी बड़ा मनी फ्लो टू चाइना में मूव हुआ, बाकी इमर्जिंग मार्केट में मूव हुआ। तो वो भी वहां पे भी एक कहीं साइकिल पिक आउट होगी नियर टर्म में, तो रिवर्सल आएगा। तो उस बैकग्राउंड में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस डेरिवेटिव आउटलुक को नहीं देंगे इस समय, रादर कैश मार्केट का डेटा मोर रिलायबल है। ओके, तो ये है आपके लिए कैश मार्केट के डेटा पर ज्यादा फोकस करें। अब बताएं सर, निवेश के मौके कहाँ बन सकते हैं इस बाजार में, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? देखिए अगर हम अनिल जी लार्जर इंटरेस्ट देखें तो हम लोग जैसे काफी बुलिश हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक लार्जर थीसिस है कि मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी थीसिस इमर्ज हो रही है, जो चाइना +1 है या यूरोप +1, मुझे तो कहीं ना कहीं जापान +1 भी आते हुए दिखता है, क्योंकि करेंसी मार्केट में वॉलिटी दिखेगी। तो वो बैकग्राउंड में हमें वो सेक्टर, एक होता है कि हमें पहले एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव समझ में आए कि भाई 8-10 साल का, एक डिकेड का ये व्यू समझ में आता है, तो उस पे हम फिर शॉर्ट टर्म और नियर टर्म के स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। तो लार्जर थीसिस मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़ा सेक्टर है, इसमें आपको बैंकिंग सेक्टर का बेनिफिट मिलेगा, इंफ्रा स्पेस में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, और कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज में भी अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली। बट प्रॉब्लम कहाँ होता है कि काफी कैपिटल गुड्स स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हैं, तो सस्ते नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर थीसिस तो हमको समझ में आती है, अभी सबको अपना मेहनत करके स्टॉक्स ढूंढने हैं, क्योंकि ये पूरा डिकेड का जो व्यू है, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग बोला, तो वैल्यू थीसिस का भी टाइम है, तो आपको वैल्यू स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। अभी आपने सिर्फ 1-1.5 साल की आउट परफॉर्मेंस देखी है वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। अगर ये एक डिकेड का व्यू है तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और स्मॉल कैप में भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। थोड़ा करेक्शन और हो जाने दीजिए, उसके अंदर सेलेक्ट बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है कि एक क्वार्टर का पेन बाकी है शायद, ओवरऑल हम ग्लोबली देखें, खाली इंडिया की स्पेसिफिक बात नहीं करें, तो उसमें हमको स्टॉक को आइडेंटिफाई करने हैं कि अगर एक डिकेड का व्यू है, तो अगर एक क्वार्टर का अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए कि और 5% गिर जाएगा, कि और 10% निकल जाएगा। उस माइंडसेट से अगर हम करेंगे तो हम इस अपॉर्चुनिटी को गवा देंगे। बात है, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आगे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और साथ ही बाजार पर
अपनी राय और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।